Assalamu alaikum student. My name is Hafiz Tuqir Ahmed and welcome to my YouTube channel. इस टॉपिक के अंदर जो आज का जो हमारा टॉपिक है जो NMD कैट का सिलेबस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इस टॉपिक के अंदर हम इस स्ट्रक्चर में जो NMD कैट ने SLOs दिए हैं इन SLOs को हम डिटेल एक एक SLO के ऊपर एक एक लेक्चर इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर अपलोड होगा और आप जितने भी टॉपिक देखेंगे वो सारे MCQs बेस होंगे, वो सारे रिपीटेटिव MCQs पिछले सालों में आए होंगे. जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज नोन एज कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. आप जानते हैं कि अब जब भी हम बायोलॉजी की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर जो स्टडी स्टार्ट होती है उसमें हम कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं और ये NMD कैट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम इसको ज़रा देखते हैं कि इसकी वेटेजेस क्या है. कंपैरिजन के बारे में मैं मज़ीद आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि हमेशा कंपैरिजन में दो चीज़ों को डिस्कस किया जाता है. एक होता है डिफरेंस और दूसरा होता है कंपैरिजन के सिमिलैरिटीज़. ठीक है, तो हम सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, फिर हम डिफरेंसेस देखेंगे और जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको हम MCQs वाइज देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि पिछले प्रीवियस पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या MCQs आए हैं और मजीद आने की क्या तवक्को है. ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पे NMD कैट के तौर पे लिखा है तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि इस SLO के हिसाब से जो हमारे पास SLO है वो ये है कंपेयर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का जो हमारे पास वेटेजेस है पिछले साल भी इसके अंदर से तकरीबन हर पेपर में, आप जानते हैं BMC का जो एक शेड्यूल है पेपर लेने का वो डिफरेंट है. तो पिछले साल भी तकरीबन हर बच्चे से दो या दो से ज़्यादा MCQs इस टॉपिक के अंदर से पूछे गए हैं. ठीक है, तो नंबर 1 हम देखते हैं. तो इसका जो वेटेजेस है, इसका जो पेपर के अंदर इसका परसेंटेज है वो तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं 2.5% है, या ये बाज़ औक़ात किसी से एक भी पूछ लेते हैं 1% भी हो सकता है एंड एटसेट्रा. ठीक है, मज़ीद हम इसके बारे में बात करते हैं. हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स क्यों कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स क्यों कहते हैं. प्रोकैरियोटिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता, फॉल्स न्यूक्लियस भी कह सकते हैं हम, फॉल्स, और ऐसा न्यूक्लियस के जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, नो प्रॉपर शेप एंड मजीद क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता. ठीक है जी, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. अब प्रो का जो वर्ड है इसका मतलब है बिफोर. ठीक है, प्रो मीन्स बिफोर. सो प्रोकैरियोटिक के बारे में हम यूं भी कह सकते हैं दे आर द लाइफ विच इज मोस्ट प्रीवियस, विच इज मोस्ट प्रिवेंटिव. यूं भी कह सकते हैं मोस्ट ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लाइफ इज नोन एज प्रोकैरियोटिक लाइफ. तो आपसे अगर बात पूछी जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज मोस्ट प्रीमेटिव टाइप या प्रीवियस टाइप या ओल्डेस्ट नॉन टाइप, तो आप यूं ही कहेंगे कि ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो कि ओल्डेस्ट नॉन होते हैं. और अगर एडवांस की बात की जाए तो हमारे पास जो एडवांस टाइप ऑफ सेल्स हैं वी नो दैट कि यूकैरियोटिक जो है ये एडवांस हैं. किसकी निस्बत ये एडवांस है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की निस्बत ये एडवांस टाइप ऑफ लाइफ है और ये सेल्स हैं. आगे जाके हम मजीद बात करेंगे. स्ट्रक्चर की बात कर लें तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये हमेशा सिंगल सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं. सिंगल सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं. इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होती. इसके अलावा इनके अंदर और भी बहुत सारे करैक्टरिस्टिक जो कि यूकैरियोटिक सेल में तो होते हैं बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते. जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस टॉपिक के दो पार्ट हैं. इस टॉपिक को मैंने दो हिस्सों में ब्रेक किया है. नंबर 1 है कॉमन फीचर्स और सिमिलैरिटीज. देखिए मैंने यहाँ लिखा है कॉमन फीचर्स एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सिमिलरिटीज हैं, पहली जो सिमिलरिटीज है कि इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज यूनिवर्सल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यूनिवर्सल मेम्ब्रेन इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये दोनों हर तरह के सेल में मौजूद होती हैं। ये प्लांट के अंदर भी होती हैं, ये एनिमल के अंदर भी होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होते हैं, या यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मौजूद होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉमन फीचर है नेक्स्ट वन, वो है साइटोप्लाज्म। तो देखिए साइटोप्लाज्म दोनों सेल की खासियत है और ये दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होता है, और ये प्रोकैरियोटिक के अंदर भी होता है, यूकैरियोटिक के अंदर भी होता है। मजीद आगे देखते हैं, इनके अंदर ट्रू मेम्ब्रेन होती है। यस, ट्रू मेम्ब्रेन क्या मतलब है? ट्रू मेम्ब्रेन का ऐसी मेम्ब्रेन which is also known as biological membrane, also known as plasma membrane, also known as universal membrane। तो इनके अंदर ट्रू मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, इनके अंदर ट्रू मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है जो कि दोनों के दरमियान सिमिलर है, वो है डीएनए प्लस आरडीएनए। यानी कि ये डीएनए की टाइप है राइबोसोमल डीएनए, ये दोनों के अंदर होता है। यानी ये प्रोकैरियोट की भी कैरेक्टरिस्टिक है, यूकैरियोटिक की भी कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। जी हाँ, ये दोनों तरह के जो सेल हैं ये अपनी ग्रोथ भी शो करते हैं, ये ग्रोथ शो करते हैं, इसके अलावा रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बोथ, ठीक है, बोथ जो है ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसके अलावा ये डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरते हैं। यकीनन सी बात है कि ये पहले इमेच्योर होंगे, फिर ये जो हमने प्रोकैरियोटिक के अंदर भी स्टेजेस पढ़ी हैं, देखी हैं, पहले इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर होने के बाद स्पेसिफिक टाइम पीरियड आता है कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इनके अंदर जो वाहिद ऑर्गेनेली है, जरा देखिए, वो है राइबोसोम्स। ये राइबोसोम ही है जो कि दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलरली मौजूद होते हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि इनका यूनिट क्या है और कौन से कितनी तरह के राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। अब आगे हमारा जो पॉइंट है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फ्रीली मौजूद होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री? फिर ये अगर आप देखें तो हमारे पास लेट्स सपोज दीज आर द राइबोसोम्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स है। और ये जो राइबोसोम्स हैं अगर आप देखें तो ये फ्रीली हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हैं। कुछ आपको वहां पे मिलेंगे, कुछ आपको सेल के इस वाले हिस्से में नजर आते हैं, कुछ आपको इस वाले हिस्से में नजर आते हैं, राइट, और कुछ आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें फ्रीली मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं होंगे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं ये अगर देखें, ये या तो अटैच्ड होते हैं या ये फ्री होते हैं, दोनों तरह के। अटैच होंगे तो किसके साथ होंगे? हम जानते हैं कि RER के साथ। ये जो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये RER यानी क्या मतलब है इसका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। हम जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते ही इसलिए हैं बिकॉज इसके साथ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। नंबर वन, आगे चलते हैं, इन दोनों का साइज क्या है? ये फ्री भी मौजूद होते हैं, जी हाँ, ये साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स यूकैरियोटिक के अंदर फ्री भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये मजीद ये पॉइंट देखें, इनके अंदर अगर आप गौर फरमाएं प्रोकैरियोटिक सेल का जो युग है ये टोटल 70s पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, 70s पर। क्या मतलब है? 17s यानी सेडबर्ग यूनिट है, 50s प्लस 30s। मैं इस बात को जरा एक्सप्लेन कर दूं। अगर हमारे पास एक राइबोसोम है, मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ राइबोसोम्स। हम जानते हैं कि राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स के, चलिए मैं इधर ही बनाता हूँ। हमारे पास दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है लार्जर, एक होता है स्मॉलर, ठीक। ये है लार्जर, अगर लार्जर होगा तो 50s का है, और अगर स्मॉलर है तो ये 30s का है, और ये इट विल बी इक्वल टू 70s। व्हाई?
बिकॉज जरा स्टूडेंट गौर कीजिएगा, जब हाँ दोनों यूनिट आपस में आके मिलते हैं तो कुछ यूं मिलते हैं, इस तरह से ना, ये इस तरह से नहीं मिलते। जब ये दोनों आपस में धंस जाते हैं तो इसलिए इनका जो हमारे पास साइज आता है वो एक एवरेज साइज आता है जिसे हम नाम देते हैं 70s। इसी तरह से जो यूकेरियोटिक का राइबोसोम है ये 60 + 40 = 80s, जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहां तक तो राइबोसोमल डिफरेंस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। तो पहला जो डिफरेंस है कि इनकी एवोल्यूशन की बात हम पीछे भी थोड़ी सी कर चुके हैं। नो, अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये हमारे पास होते हैं 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हैं, और ये हमारे पास हमारी बुक में लिखा है पार्ट 1 की बायोलॉजी में। एंड इसके अलावा जो हमारे पास ए लेवल की बुक है उसमें भी लिखा है कि ये 1.5 बिलियन ईयर्स अगो होते हैं। सो हमारा जो कंपैरिज एवोल्यूशन का या दुनिया पे आने का जो प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल्स की अभी तक इनकी जो एज है ये ओल्डेस्ट है। हम इन्हें कह सकते हैं दीज आर ओल्डेस्ट नॉन सेल्स, ठीक है। और हम इन्हें यूं भी कह सकते हैं दे आर मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेल एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट, ठीक है। एंड देन हम आगे चलते हैं। ये 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, ये 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड होते हैं। इनको इनकी मार्ज़े वजूद यानी जो इनकी एवोल्यूशन के बारे में हाइपोथेसिस है तो वो हमारी बुक में चैप्टर नंबर जो हमारे पास एवोल्यूशन वाला चैप्टर है वहां पर वेंट हाइपोथेसिस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की एवोल्यूशन के बारे में बात करता है। ये बताता है कि हमारे पास जो पहले समंदर में जहां से लाइफ का आगाज हुआ, पानी का आगाज हुआ, तो वहां पर हमें वेंट हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कि जो हमारे पास चश्मे थे, गर्म पानी के चश्मे, उनके अंदर से ये प्रोकैरियोटिक सेल्स बने हैं ना। हम इसमें मजीद डिटेल में बाद में जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं इनको जो एक्सप्लेन करते हैं हाइपोथेसिस, ये एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस है। और दूसरा जो हमारे पास हाइपोथेसिस है वो मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन वाला हाइपोथेसिस है जो कि यूकेरियोटिक की एवोल्यूशन के बारे में बात करता है। लाइफ टाइप की बात करें तो ये मोस्ट प्रीमेटिव टाइप ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं प्रोकैरियोट, एंड जो यूकेरियोट हैं ये मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ लाइफ को शो करते हैं। सेल साइज की बात की जाए तो ये 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं। और अगर हम सेल साइज की बात करें यूकेरियोटिक सेल में तो ये 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है मोस्टली। न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूक्लियस वाला जो टॉपिक है बेसिकली जो पॉइंट है इसी के अंदर से एमसीक्यूज के आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हम देखते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और इनके पास जो है इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, बट यूकेरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। हम बेसिकली किस न्यूक्लियस को ट्रू न्यूक्लियस कह रहे होते हैं, जरा गौर फरमाएं। ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है इस सेल के अंदर, यहां पर अगर आप देखें तो हमें नजर आता है कि ये जो सेल है यहां पर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद है। बट अगर यहां पर देखें तो इनका जो डीएनए है ये डिस्पर्स नजर आता है। हमें क्या नजर आता है? डिस्पर्स नजर आता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन और वेल डिफाइंड शेप होने की वजह से हम इसे कहते हैं कि दे हैव ट्रू। के पास जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस कौन सा होता है? नेकेड न्यूक्लियस होता है। क्यों नेकेड होता है? बिकॉज इनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किसी तरह की मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। बट यूकेरियोटिक के पास मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है और ये जो न्यूक्लियस होता है ये इनवेलप्ड होता है, ठीक है, इनवेलप्ड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर इनवेलप की हम अभी बात की है तो जाहिर सी बात है कि प्रोकैरियोट के बाद जैसे मैंने बताया कि इनके पास न्यूक्लियर इनवेलप नहीं होता, डिस्पर्स न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये हमें साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आता है और इनके पास न्यूक्लियर इनवेलप मौजूद होता है। अगर हम बात करें क्रोमेटिन मटेरियल की तो क्रोमेटिन मटेरियल से मुराद है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो इनके पास जो प्रोकैरियोट हैं
इनके पास सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है। क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम मौजूद। बट अब इधर बात करें तो यूकेरियोट के अंदर मैनी क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। एंड अगली बात करते हैं, ये जो हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम है ये नेकेड होता है जैसे मैंने ऊपर बताया, और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, ये बात। देन हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन्स बिल्कुल भी नहीं होती, सिंपल सी बात है। इसीलिए तो ये अनवाइंड पड़ा होता है और बिखरा हुआ होता है। जिस न्यूक्लियस के अंदर, जरा ये पॉइंट गौर कीजिएगा, जिस न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होंगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होंगी सर, वही बॉन्डेड होगा, ठीक है। एंड मेम्ब्रेन के अंदर टाइटली पैक होगा। हम जानते हैं कि जो यूकेरियोटिक सेल है और यूकेरियोटिक का जो न्यूक्लियस है वो हाईली कंडेंस्ड एंड पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद इनके पास प्रोकैरियोट के पास एक और तरह का न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, जिसे हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यस, अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसे हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। क्या नाम देंगे? प्लाज्मिड का। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो कि मोस्ट प्रीमिटिव टाइप यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती है और इसे हम नाम देते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन भी इनके अंदर मौजूद नहीं होती, और जो यूकेरियोटिक है इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मौजूद होती हैं। बट इनके अंदर जो यूकेरियोट है इनके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लाज्मिड जो है वो मौजूद नहीं होता। आगे चलते हैं डीएनए। जो प्रोकैरियोट का जो डीएनए है वो लेस अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंस मौजूद होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है ये इसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंस मौजूद होता है, कम होता है। नॉन कोडिंग जो डीएनए के कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं, हम जानते हैं कि डीएनए के कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो कि कोडिंग होते हैं, दो ही तरह के होते हैं, या तो कोडिंग होते हैं या नॉन कोडिंग होते हैं। नॉन कोडिंग का जो पोर्शन है प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस के अंदर सर वो बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। बट और ये सर्कुलर होता है डीएनए। जो अगर हम बात करें यूकेरियोट की तो यूकेरियोट के अंदर यहाँ पर ये लार्ज अमाउंट मौजूद होती है किसकी? नॉन कोडिंग सीक्वेंस की, ठीक है। ये होता ही ज्यादा है तो यकीनन सी बात है कि इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी ज्यादा ही मौजूद होगा, और ये हमेशा हमें स्ट्रक्चर के एतबार से मिलता है लीनियर फॉर्म के अंदर, राइट। नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारे पास सेल वॉल। जी हाँ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल के अंदर एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम नाम देते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल एक्स्ट्रा जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है कहां पर? आउटर मोस्ट बाउंड्री भी कह सकते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, यानी प्रोकैरियोट के अंदर भी प्रेजेंट होती है एंड यूकेरियोट के अंदर भी प्रेजेंट होती है। लेकिन यूकेरियोट की कौन कौन से सेल के अंदर, यानी प्लांट के अंदर मौजूद होती है, फंजाई के अंदर होती है एंड फंगी लाइक प्रोटिस्टा के अंदर भी मौजूद होती है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, फंगी लाइक प्रोटिस्ट के अंदर भी ये मौजूद होती है क्या? सेल वॉल। आगे हम बात करें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पिछले साल या उससे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था कि जो ये जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज आल्सो नोन एज सैकुलस, SACCULUS, सैकुलस। अब ये जो सैकुलस है, ये जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह से मिलके बनता है? एक पॉलीसेकेराइड जब चेन हो, मैं अब यहां पे लिखने लगा हूं पॉलीसेकेराइड चेन, पॉलीसेकेराइड राइड्स जो हमारे पास चेन हो, प्लस ये चेन लंबी हो पॉलीसेकेराइड की, प्लस अगर इसके साथ राइबोसोम की शॉर्ट चेन आके कोवलेंटली अटैच हो जाए तो हम इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सैकुलस। और ये प्रॉपर्टी है बैक्टीरियल सेल की, यानी प्रोकैरियोट के अंदर, पर यूकेरियोट के अंदर ये सैकुलस मौजूद
नहीं होती है, ना ये प्लांट के अंदर होती है, ना फंजाई की होती है। हम जानते हैं कि जो प्लांट की जो सेल वॉल है ये बनी होती है सेलुलोज की, एंड जो फंजाई की है ये हम जानते हैं ये काइटिन की बनी होती है। इससे आगे चलें, जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अगर आप जरा गौर करें तो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की, प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके अंदर म्यूरेन भी होती है, ठीक है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो जी हाँ, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्रोकैरियोट के अंदर भी प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट के अंदर भी प्रेजेंट होती है। एंड जो स्टीरोल है ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये पहले भी पूछा गया 12 मरतबा कि सेल मेम्ब्रेन में जो स्टीरोल है वो एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल एब्सेंट होता है, बट जो सेल मेम्ब्रेन है यूकैरियोट की उनके अंदर जो स्टीरोल है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट में और यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोट में बाइनरी फिशन के जरिए से रिप्रोडक्शन होती है, बट सेल डिवीजन होती है। लेकिन अगर हम बात करें सेल डिवीजन की यूकैरियोट के अंदर तो ये मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों प्रोसेस के थ्रू से ये हमारे पास सेल डिवीजन होती है यूकैरियोट में। एक और बात है, इनके अंदर ना तो मियोसिस होती है, ना इनके अंदर मियोसिस होती है, ठीक है, मियोसिस भी नहीं होती और माइटोसिस भी नहीं होती, ये आपने याद रखना पॉइंट। ना इनके अंदर मियोसिस होती है ना माइटोसिस, बट इनके अंदर मियोसिस भी होती है, माइटोसिस भी होती है। फ्लैजेला की बात करें, जैसे कि मैंने डायग्राम में ड्रा किया हुआ है, सबसे पहले ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल, इनका ये हमारा फ्लैजेला है। जरा फ्लैजेला को देखें तो ये फ्लैजेला जो है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन्स किनके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट यूकैरियोटिक फ्लैजेला, इट इज मेड अप ऑफ, यहां पे मैंने लिखा है इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन की, ठीक है। ये किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। और इसके अलावा अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोसाइटोसिस, सॉरी, इनके अंदर जो साइटोस्केलेटन है ये एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट। और इनके पास जो साइटोस्केलेटन है ये यूकैरियोटिक सेल के पास ये प्रेजेंट होता है। एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। ये बात पॉइंट याद रखिएगा कि एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती है, ए बी एब्सेंट होती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस के लिहाज से। इसके अलावा अगर हम बात करें एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस इन यूकैरियोटिक सेल, तो जी हाँ, यूकैरियोटिक सेल में एंडोसाइटोसिस एंड जो एक्सोसाइटोसिस है ये हम जानते हैं। जैसे एंडोसाइटोसिस की बात करें तो इनमें ये पाइनोसाइटोसिस के नाम से होती है, अगर ये फ्लूइड मटेरियल को अब्सॉर्ब करें या इनसाइड लेके जाएं। और अगर ये जो यूकैरियोटिक सेल है ये हमारे पास एक्सोसाइटोसिस जो है वो इनसाइड से बाहर की तरफ कोई मटेरियल खारिज करते हैं मेम्ब्रेन से, तो हम इसे नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस एटसेट्रा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए जी, सेल जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है तो फिर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये किस तरह से अपने आप को इनकी लाइफ की जो प्रोसेस है, एक्टिविटी है, मेटाबॉलिज्म है, किस तरह से होती है, ये कॉन्सेप्चुअल बात है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। यानी इनके पास एब्सेंट होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, तो फिर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो कहां पर होती है, वो होती है मीजोसोम के ऊपर, मीजोसोम। So mesosomic structure is present in prokaryote, but mesosome is not present in eukaryotic cell. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए
जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम जानते हैं को मेसोसोम के ऊपर होती है। और मेसोसोम किसका स्ट्रक्चर है? सेल मेम्ब्रेन का। और किन की सेल मेम्ब्रेन का? प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है। तो मेसोसोम उनके अंदर यानी रेस्पिरेशन जो है वो हो रही होती है मेसोसोम में, और मेसोसोम कहाँ मौजूद होती है? सेल मेम्ब्रेन में। और सेल मेम्ब्रेन के जरिए से ये अपनी जो है वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं और ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वी नो दैट दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। ये याद रखिएगा पॉइंट, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जो यूकेरियोट्स हैं ये 36 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। बट एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ये 38 यानी प्रोकैरियोट्स एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी जनरेट करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ एटीपी प्रोडक्शन हम ये जरा यूकेरियोटिक जो है ये ओवरऑल 36 प्रोड्यूस करते हैं, ये 38 प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एक दो पॉइंट है जिनको मैं बताना चाहूंगा लास्ट पे कि जो हमारे पास क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी मौजूद होता है, यूकेरियोटिक के अंदर भी मौजूद होता है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिल की बात बता देता हूँ, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जानते हैं कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इन दोनों सेल के अंदर मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल क्लोरोफिल प्रोकैरियोट का भी स्ट्रक्चर है, यूकेरियोट का भी स्ट्रक्चर है। जरा गौर कीजिएगा जो मैं बात बताने लगा हूं। क्लोरोफिल जो है इनके अंदर क्लोरोफिल ए मौजूद होता है, ए, बट इनके अंदर बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिल की बात करते हैं तो ये नॉन बॉन्डेड होता है, क्लोरोप्लास्ट में बॉन्ड नहीं होता, यानी कि नॉन बॉन्डेड होता है। बट अगर हम बात करें इसकी यूकेरियोटिक क्लोरोप्लास्ट की, तो यहां पर जो क्लोरोफिल है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में बॉन्डेड होता है। ठीक है जी, इसके अंदर बॉन्डेड इन क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट बात करते हैं जी, हमने अब एग्जांपल्स की बात करनी है। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन का पॉइंट रह गया लास्ट वन, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, हम जानते हैं कि जो यूकेरियोटिक सेल है, इसको जरा गौर से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो यूकेरियोटिक सेल है इसका जो डीएनए है, ये जो हमारे पास डीएनए है ये डिस्पर्स है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, डीएनए है, डिस्पर्स है किसके अंदर है? साइटोप्लाज्म के अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर है। इतनी बात ठीक है। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन कहां होगी? प्रोकैरियोटिक सेल में। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन है ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी, याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मरतबा पहले भी पूछा गया है। नो, अगर हम बात करें यूकेरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, हम जानते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे ही है ना। तो जो हमारे पास इन दोनों स्टेप को हम ओवरऑल नाम देते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या नाम देते हैं? सेंट्रल डोग्मा। तो अगर देखें, आपसे पूछा जाए सेंट्रल डोग्मा टेक्स प्लेस इन प्रोकैरियोटिक सेल इन विच पार्ट, तो आप क्या नाम देंगे? साइटोप्लाज्म। क्या नाम देंगे? साइटोप्लाज्म का नाम देंगे। और अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसक्रिप्शन हैपेंड या टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल, तो आप क्या कहेंगे? ये कहां पे होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है, या न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। ठीक है। और उसके बाद
जो हमारे पास जो ट्रांसलेशन है वो इनकी हमारे यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होगी, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होगी और न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए बनेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन वहां पर बनेगी, या यूं भी मैं कह सकता हूं मैसेंजर आरएनए वहां बनता है, राइट। आगे चलते हैं। एक और पॉइंट है कि जो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है ये होती हैं, हमने डिफरेंट लोकेशंस की बात कर ली है, ये हमें समझ आ गई है। जो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन है इस पॉइंट को आपने याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास स्टोन और नॉन स्टोनिंग प्रोटीन है ये कहाँ पर होती हैं। लास्ट है, हम जानते हैं कि अगर हम ऑर्गेनेलिज की बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज लेस होती हैं किनके अंदर, प्रोकैरियोट में, बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज की जो तादाद है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, एग्जाम्पल्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं उन्हें हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं उसे हम नाम देंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके हम अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास आर्कियोबैक्टीरिया आ जाते हैं, मोस्ट प्रीमिटिव टाइप ऑफ लाइफ, एंड अगर हम बात करें बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या सेल्स की एग्जांपल हैं। जो हमारे पास यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोट में हमारे पास प्लांट आ जाते हैं, एनिमल सेल आ जाते हैं, इसके अलावा फंजाई के सेल आ जाते हैं, अलजी के सेल आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल एग्जांपल्स हैं किनकी। ये लेक्चर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करना है, आपने इसको अच्छे से फिंगर टिप पे लेके जाना है। और जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं वो ये है कि ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन का सीक्वेंस क्या होता है, यानी कि कोडोन का सीक्वेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। आपने ये वाला जो मुझे सवाल का जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर देना है, और इंशाल्लाह अगर आपको ये जवाब नहीं भी आता हुआ तो मैं इंशाल्लाह ये जो इसका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा पहले ही कमेंट के अंदर, ताकि आप इसे अपने लेक्चर को प्रॉपरली फिंगर टिप पे याद रखें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।